हेलो। आज अगर हम लोग बात करें तो इस सदी की सबसे बड़ी एक आपातकालीन स्थिति जो बन रही है आज के डेट में वो है क्लाइमेट चेंज। एक बहुत बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज का, और हर आदमी अपने कंजम्पशन में बिजी है। इस पर कोई भी व्यक्ति इतना ध्यान दे ही नहीं रहा है। अगर हम लोग इस चीज़ को बहुत ही साइलेंटली ऑब्जर्व करें तो हम लोग देखेंगे कि डे बाय डे किस तरह से हमारी अर्थ पे जो वेदर फिनोमिना वो कितनी तेज़ी से बदलता जा रहा है। ठीक है, इसको मैं आज थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज को लेकर इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं और इस जो ये लगातार ये मौसम में चेंजेस आ रहे हैं इसका क्या रीज़न है। आप सब ने, आई होप सब लोगों ने लगभग ग्लोबल वार्मिंग वर्ड सुना होगा। सभी लोग इससे परिचित होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग सुना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है एक्चुअली में? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक कांच का बॉक्स लिया आपने, ठीक है, और आपने उसमें क्या किया, पौधे लगा दिए, ठीक है, कुछ उसमें जीव जंतु हैं, ठीक, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया जिसके अंदर लाइफ जो है एक्सेसिबल है, लाइफ एक्सेसिबल हो गई। ठीक, अब क्या हुआ कि मान लो सन से लाइट आती है, ग्लास के अंदर गई, ग्लास के अंदर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई उस कांच के बॉक्स में और कुछ एनर्जी वापस चली गई। ठीक, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर हो रहा है। बट क्या होता है, ड्यू टू सम एक्टिविटी उस ग्लास के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे उस ग्लास का टेम्परेचर सन की रेस से नहीं, अंदर की एक्टिविटी से क्या होता है, उस ग्लास का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सन की भी लाइट आएगी और यहाँ पे इस ग्लास के अंदर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो उस ग्लास का पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। तो क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगी, डबल हो जाएगी। जब डबल हो जाएगी तो क्या होगा, ग्लास और गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे हमारी अर्थ है। अर्थ का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है कि सन की लाइट आती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ वापस चली जाती है। ठीक है, बट हुआ क्या कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कार्बन एमिशन है, ये इतना ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अर्थ के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इतना हीट हो गया, गर्म हो गया, और उससे क्या हुआ, उसी को बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। क्या हुआ, वार्म हो गया, जो उसका एक बैलेंस टेम्परेचर था उससे एक्सीड कर गया टेम्परेचर। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग के बाद अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले देखिए, जैसे आजकल क्या है, नॉनवेज फूड का भी बहुत ज़्यादा कल्चर चल गया है। लोग बोलते हैं माई चॉइस, मतलब खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये डिबेट का पार्ट है। बट इसका मैं साइंटिफिक कुछ बताता हूँ चीज़ें। साइंटिफिक चीज़ों की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि इस टाइम वर्ल्ड में लगभग 60% एग्रीकल्चर होता है टू ग्रो द नॉनवेज फूड। ठीक, जिससे कि मतलब 60% खेती इस प्लेनेट पे हो रही है किसके लिए, नॉनवेज फूड को बनाने के लिए, जैसे उसको फीडिंग करने के लिए। ठीक है, कि मतलब नॉनवेज खाना तैयार किया जाएगा तो उसके लिए खेती हो रही है 60% पे। सोचिए आप कि तो अब इससे क्या होगा, सीधी सी बात है कि जो वेज वाला पोर्शन है, मैक्सिमम जितना भी तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किस चीज़ में इंडल्ज हो जाएगा, नॉनवेज फूड को प्रिपेयर करने में। 60% ऑलरेडी हो रहा है, ये लगभग डेटा मैं बता रहा हूँ, 60% के आसपास जो है नॉनवेज का तैयार करने के लिए जो है एग्रीकल्चर हो रहा है इस टाइम पूरे, अगर प्लेनेट की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ है ना कार्बन एमिशन। लोगों को लगता है कि एक पंखा बंद कर दिया, एक लाइट बंद कर दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमने ऑक्सीजन बचा ली, मतलब ऑक्सीजन के लिए में वो कर दिया, कार्बन एमिशन रोक दिया, सब कुछ, मतलब पूरा इन्वायरमेंट में पूरा फुल कंट्रीब्यूशन दे दिया। अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, लगभग दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन है ना, टॉप 1% या 2% है आई थिंक वो डेटा, उनका इतना अकेले का कंजम्पशन है जितना बड़े बड़े जो है देशों का कंजम्पशन उतना नहीं होगा जितना उन लोगों की लाइफ स्टाइल का कंजम्पशन है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है समझिएगा, जो 2% 3% रिच पीपल हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपने जो है लाइफ साइकिल में कितना कार्बन का एमिशन करता है, ठीक है, थ्रू देयर एक्टिविटीज़। ठीक, तो अब उनकी लाइफ स्टाइल को देख के क्या करता है आम आदमी, मिडिल क्लास, थोड़ा अपर क्लास, लोअर क्लास, क्या करता है, उस पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल को आइडियलाइज करता है। और जब वो आइडियलाइज करता है तो क्या करेगा, वो वैसा बनना भी चाहेगा, और जब वैसा बनना चाहेगा तो वो भी क्या करेगा, अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाएगा। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि हम लोग ऐसे लोगों को आइडियलाइज कर रहे हैं, और फिर वही लोग जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है ना, वही तुम्हें ज्ञान देंगे आके कि भाई कार्बन एमिशन कम करो, कार्बन एमिशन कम करो, जनता से अपील करेंगे वो। ठीक, वो अपनी लाइफ स्टाइल के जो उनकी दिनचर्या है उस पर ध्यान नहीं देंगे, उनका कार्बन फुटप्रिंट कितना ज़्यादा है उससे उनको मतलब नहीं है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ऐसे लोगों को बिल्कुल आइडियलाइज मत करो जिनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ऐसा है जो बिल्कुल क्लाइमेट की तहस नहस करके रखे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अब पर एमिशन, कार्बन एमिशन होता है, ठीक, एक व्यक्ति कितना एमिशन करता है, तो अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए लगभग 13 से 14 टन कार्बन एमिशन करता है प्रति व्यक्ति वहाँ पे। ठीक है, 13 से 14 टन प्रति व्यक्ति वहाँ पे एमिशन करता है। इंडिया में कितना है, 3 से 4 टन।
तो आप सोचो यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 4 करोड़। ठीक, 4 करोड़ आदमी प्रति व्यक्ति 15 से 14 13 इतने टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहा है। और कहाँ कर रहा है, वो इन्वायरमेंट में कर रहा है ना। तो एमिशन उनका है सबसे ज़्यादा, बट नुकसान और भरपाई कौन भर रहा है, इंडिया जैसे कंट्री, डेवलपिंग नेशन, क्योंकि यहाँ का तो 3 से 4 टन ही है कार्बन एमिशन। ठीक, और वही लोग क्या करते हैं कि वही लोग ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ भाई रोक दो डेवलपमेंट रोक दो, सब रोक दो, जबकि उन्होंने तो अपने एरिया में जितना भी ग्लोबल नॉर्थ है आप वहाँ देखेंगे सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगभग उन्होंने डन कर रखा है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड को ज्ञान देते हैं कि भाई कार्बन एमिशन कम करो, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ऐसा है वैसा है। यहाँ तक कि ये भी बात हुई थी कि क्लाइमेट फंड दिया जाएगा। जो डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन ने जितना एमिशन किया पास्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम, उसकी वजह से जो पर्यावरण खराब हुआ है, और जो बेचारे डेवलपिंग नेशन है जो भी डेवलपिंग हो रहे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, पैसे से उनकी हेल्प करी जाएगी जिससे वो कार्बन न्यूट्रल हो सके वो कंट्रीज। ठीक है, उसमें भी क्या है, वो लोग भी जो ग्लोबल नॉर्थ है, यूरोपियन कंट्री हो गई चाहे यूएसए हो, ये लोग ग्लोबल साउथ को पैसा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, इसको क्लाइमेट इंजस्टिस बोलते हैं। ठीक है, कि पहले इन लोगों ने अपना खूब कर लिया कंजम्पशन, अब जब बाकी बचे हुए देशों की बारी आई तो उस पर क्या कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन सैंक्शन बना रहे हैं। हालांकि ये अवेयरनेस की बात है, ये सबको अवेयर होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा जो एक खतरा होने वाला है क्लाइमेट चेंज में, वो है नेगेटिव फीडबैक साइकिल। नेगेटिव फीडबैक साइकिल क्या होते हैं कि जैसे मान लो बर्फ़ है, ठीक है, आइस की शीट है, आइस की शीट जमी हुई है पूरी, और ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट होता है वो आइस का होता है, एल्बिडो इफेक्ट जिसको बोलते हैं, कि बर्फ पे लाइट पड़ी और उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, सबसे ज़्यादा उसका होता है। अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है पूरा। जब एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है तो बर्फ पिघलेगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, उसके अंदर से जो रॉक्स हैं वो बाहर आएंगे। जब रॉक्स बाहर आएंगी तो क्या होगा, अब जब उस पर गर्मी पड़ेगी तो वो रॉक क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वो एब्जॉर्ब करेंगी तो अपने पड़ोस की बर्फ को भी पिघलाएंगी, फिर उसके बाद और बर्फ पिघलेगी तो उसके आगे की भी रॉक खुलेगी। ऐसे करते करते क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक साइकिल है। एक बार एक्टिवेट हो गया ये तो उसके बाद ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इसको फिर आप रोक नहीं सकते हैं, कोई प्रोसेस भी कर लीजिए। 2024 एक ऐसा साल था जहां पे इंडिया में पूरे साल में कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे थे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और यकीन मानिए 2025 में उससे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, और 2025 में आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, आप बोलेंगे 24 ठंडा था, और ये बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे। आपका जो पिछला साल होगा उसको आप ठंडा बोलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगा, क्लाइमेट चेंज से एक सबसे बड़ी जो चीज़ होगी ना, जो भारत जैसे देश हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन की कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा इनकी हालत ख़राब होने वाली है। इक्वेटोरियल रीजन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट होंगी। कैसे, देखो क्या होता है, जून में गर्मी होती है भारत में, ठीक है, जून पे सन कहाँ रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्थ इंडिया जो जितना है, तिब्बतन प्लेटू हो गया, ये वाला रीजन खूब हीट होता है। ठीक, खूब लगातार हीट होता है। और नीचे जो इंडियन ओशन है, ये वाला रीजन क्या होता है, ठंडा होता है। जब ठंडा होता है तो हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। जब हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी तो क्या होता है, वो अपने साथ जब ओशन की तरफ से आ रही है तो अपने साथ क्या लाएगी, वेपरेशन लाएगी, मॉइस्चर लेके आएगी, और पूरे इंडियन पे कॉन्टिनेंट पे क्या करेगी, बारिश करेगी। अब क्या दिक्कत हो रही है, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ा है, सन अलग से गर्मी कर रहा है, तो तिब्बतन प्लेटू भी गर्म है, इधर ओशन भी गर्म है, तो प्रेशर डिफरेंस ही जब नहीं क्रिएट होगा तो बारिश का पैटर्न कैसे बनेगा। तो इंडिया जैसी कंट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगी, जो मतलब जिनकी पूरी जो है खेती मतलब डिपेंड ही है बारिश पे। और जब वो प्रेशर डिफरेंस एक तरह का क्रिएट ही नहीं होगा तो आप बताइए कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे कोई क्रॉप ग्रो कर जाएगी। तो ये डेवलपिंग नेशन है, इनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, समझ रहे हैं आप। यूरोपियन जैसे कंट्री होंगी वो ठंडी हैं, वो इतनी ठंडी हैं, वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, सब कुछ है, तो वहाँ वो सबसे बाद में अफेक्ट होंगी। ठीक है, वो सबसे बाद में अफेक्ट होंगी, सबसे ज़्यादा हिट करेंगी ये इक्वेटोरियल जो रीजन वाली कंट्री हैं, मतलब 23 डिग्री हाफ से लेके नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, ये पूरा रीजन जो होगा अर्थ पे। ठीक है, ये रीजन में सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीज अफेक्ट होंगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और सबसे ज़्यादा एक्शन लेने के यहीं कंट्रीज़ में ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बट मेरा ये कंसर्न था कि चीज़ों को अच्छे से समझाया जाए। थैंक यू।